मैं अंकुश। साल 2015 में हमारे पापा ने एक ज़मीन खरीदी थी और उसी ज़मीन पर चलकर आगे पापा को हम सब लोगों के लिए एक घर बनाना था। वो नया घर था। वो पापा का एक ड्रीम हाउस था जो उन्होंने काफ़ी समय पहले से सोचा था। लेकिन जब वो ज़मीन खरीदने पापा जा रहे थे तो आसपास के लोगों ने काफ़ी मना किया कि भाई साहब ये ज़मीन आप ना लें, क्योंकि वो लोग बताते थे कि ये ज़मीन ठीक नहीं है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पर कुछ देखे जाने का दावा किया है। लेकिन मेरे पापा इन सब चीज़ों पर 1% का भरोसा नहीं करते थे। उनका मन था लेने का और उन्होंने वो ज़मीन ले भी ली। कुछ समय बाद उन्होंने वहाँ पर घर बनवाना शुरू भी कर दिया और थोड़े समय के बाद वो हमारा घर बनकर तैयार भी था। और ठीक वैसे ही हमारी पूरी फैमिली, पापा, मम्मी, मैं और मेरा छोटा भाई उस घर में आकर शिफ्ट हो गए। वो घर सच में बहुत सुंदर था। पापा ने बड़ी मेहनत और लगन से वो घर बनवाया था। हम सबको वो घर बड़ा पसंद था। सबके अलग अलग कमरे थे। मेरा कमरा उस घर के बिल्कुल कोने वाले हिस्से में था, लेफ्ट हैंड साइड के सबसे कोने वाले हिस्से में। और लोगों का यही मानना था कि उसी तरफ काफ़ी सारे गली में रहने वाले लोगों ने जब वो प्लाट खाली था तो वहाँ पर किसी को देखे जाने का दावा किया था। लेकिन इन सब चीज़ों की बिना परवाह किए हम सब लोगों ने वहाँ रहना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ दिन बीत रहे थे। करीब महीना भर बीत चुका था और हमारे परिवार के साथ कोई समस्या नहीं थी। हम सब लोग बहुत अच्छे तरीके से वहाँ रह रहे थे। लेकिन एक रात मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था। मैं रात को लेट सोता था। मैं फ़ोन चलाता या फिर लैपटॉप में कुछ काम करता रहता था। इसी के चलते मुझे सोते सोते करीब 12:30-1 बज जाते थे। तो उस रात भी मैं वही सब कर रहा था। मैं बता दूं, जहाँ मेरा बेड था उसके ठीक बगल में एक अलमारी रखी हुई थी और उसी के बगल में एक लकड़ी का मेज था। मैं उसी पर टेक लगाकर अपने बेड पे बैठे काम कर रहा था कि दोस्तों तभी उतनी ही देर में मुझे अपने कमरे में, बल्कि ये मानो कि बिल्कुल मेरे बगल में से ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई कमरे में मेरे मौजूद है और कुछ फुसफुसा रहा है, कुछ गुनगुना रहा है। जब वो आवाज़ मैंने सुनी तो मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैं सुनने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो आवाज़ इतनी धीमी थी कि मानो जैसे बस मेरे कानों में किसी तरह पड़ ही रही है, लेकिन गुनगुनाने की या फुसफुसाने की जैसी आवाज़ मैं सुन रहा था। मैंने अपने फ़ोन की टॉर्च ऑन करी देखने के लिए कि कहीं मेरा भाई तो नहीं आ गया, क्योंकि कई बार वो इसी तरीके की शरारत करने मेरे कमरे में आ जाता था। लेकिन जब मैंने देखा तो कमरे में कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और इस चीज़ों को ज़्यादा गौर ना कर मैं वापस से अपने काम में लग गया। मेरा ध्यान फिर से मेरे लैपटॉप की तरफ था कि तभी एक और आवाज़ मैंने अपने कमरे में सुनी और इस बार आवाज़ बहुत साफ और बहुत तेज़ थी। इस बार जो मैंने आवाज़ सुनी वो आवाज़ ये थी कि जैसे कोई मेरे कमरे में है और वो खांस रहा है। उसके गले में कोई दिक्कत है और उसकी आवाज़ कुछ इस प्रकार से थी जैसे ऐसे। ये आवाज़ जब सुनी तो ये आवाज़ इतनी साफ थी कि मानो जैसे पक्का मेरे कमरे में अब तो कोई ना कोई है। मैं उठा और मैंने अपने कमरे की लाइट जलाई। मैंने कमरे को देखना शुरू किया, अलमारी के आसपास, टेबल के नीचे, लेकिन मेरे अलावा उस कमरे में कोई नहीं था। मैं दूसरे कमरे में अपने भाई को देखने गया कि कहीं यही तो नहीं है वापस आके पीछे से शरारत कर रहा हो, लेकिन वो तो सो रहा था। मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार ये फिर अगर कोई नहीं है तो आवाज़ें आ कहाँ से रही हैं। मैंने फिर ज़्यादा सोचा नहीं और वापस से कमरे में आके बैठ गया। थोड़ी देर और काम किया और उसके बाद फिर फ़ोन और लैपटॉप बंद करके सोने के लिए चला गया। फिर मैंने उन चीज़ों पर, उन आवाज़ों पर बिल्कुल गौर नहीं किया। लेकिन उसके 1 से 2 दिन बाद मैं फिर से जब अपने कमरे में रात को बैठे लैपटॉप चला रहा था तो ये आवाज़ें मुझे फिर से आ रही थी। ऐसी आवाज़ें थी मानो जैसे मेरे कमरे में कोई है जो कुछ ना कुछ कर रहा है। खटखट की आवाज़ें आ रही थी, हल्की हल्की गुनगुनाने की या फुसफुसाने की भी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। लेकिन उन सबको मैं गौर ही नहीं करता था क्योंकि मुझे कोई अपने कमरे में मेरे अलावा दिखाई ही नहीं देता था। मैं बस अपने काम में बिजी रहता था। लेकिन उसी दिन जब मैं अपने लैपटॉप को चला रहा था, मेरा ध्यान मेरे पूरे लैपटॉप में था कि तभी मेरा छोटा भाई किसी काम से मेरे कमरे में आया। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला और उसने जब मुझे देखा तो वो एकदम से चिल्ला उठा। वो इतनी ज़ोर से चिल्लाया कि मैं भी चौंक गया उसे सुनकर कि ये क्या हो गया इसे। मैंने अपना लैपटॉप साइड में रखा और भागकर उसकी तरफ गया।
वो बस जहाँ मैं बैठा था उधर ही तरफ देखते हुए काँप रहा था। उसका शरीर काँपने लगा था और वो बस उधर ही देखे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तुझे, तू चिल्लाया क्यों? लेकिन वो तो कुछ बोले ही नहीं। मम्मी और पापा दोनों आ गए उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर कि आखिरकार इसे क्या हुआ। मैंने उसे कमरे से बाहर निकाला और बाहर हॉल पे जो सोफ़ा रखा था वहाँ पे बैठाया। मैंने उससे पूछा कि भाई क्या हो गया, कुछ तो बता। लेकिन उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि तुझे पता नहीं तेरे कमरे में कौन है? मैंने कहा कि कौन है मेरे कमरे में? उसने मेरे को देखकर बोला कि भाई कि जब मैं तेरे कमरे में आया तो मैंने देखा कि तू तो लैपटॉप चला रहा था, लेकिन तेरे मुंह के ठीक बगल में मैंने एक तेरे चेहरे के भी दुगने आकार का एक चेहरा देखा। इतना बड़ा चेहरा, एक इंसानी चेहरा जिसके मुंह पर काफ़ी सारे छेद थे और उन छेदों में से हड्डियां तक चमक रही थी। वो तेरे लैपटॉप की तरफ देख रहा था और उसके बाद जैसे ही उसने मेरी तरफ नज़र डाली तो मैं चिल्ला उठा। इतने भयानक चेहरा एक आदमी का कैसे हो सकता और वो तेरे कमरे में क्या कर रहा था? दोस्तों, ये बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि ये क्या कह रहा है। वो कोई मजाक नहीं कर रहा था, क्योंकि जो उसकी हालत थी वो मजाक में नहीं थी। कुछ ना कुछ तो उसने ज़रूर देखा था जो अब उसकी हालत है। मम्मी ने ये सुना तो वो भी डर गई, कहने लगी कि बेटा ये सब क्या है। लेकिन मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है मेरे कमरे में, मैं भी तो इतने समय से हूँ। लेकिन मेरे को ये भी बात याद थी कि मैं अपने कमरे में लगातार कुछ आवाज़ें सुन रहा था। पापा मेरी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे। वो कहने लगे कि बेटा तूने कुछ और देख लिया होगा, तू डर गया है, तू जा अपने कमरे में सो। लेकिन मेरे भाई ने मुझसे रिक्वेस्ट की और बोला कि तू अपने कमरे में मत सो भाई। वो इंसान, वो जो भी था, वो बहुत डरावना था। वो तेरे इतने करीब था, तुझे पता तक नहीं चला। तू बस अपने कमरे में मत सो। मैंने उसकी बात सुनी और मैं उस रात उसी के साथ उसके कमरे में सो गया। पूरी रात उसकी बात के बारे में सोचता रहा कि उसने ऐसा देखा तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। मैं 2 दिन तक तो उस कमरे में नहीं सोया, लेकिन उसके बाद फिर मैं वापस से अपने कमरे में सोने के लिए गया, क्योंकि मेरा उस कमरे में सामान रखा रहता था और मैं अपना सारा काम भी उसी कमरे से किया करता था। लेकिन वो रात एक ऐसी रात थी कि सारी सच्चाई उस रात मुझे भी पता चलने वाली थी। दरअसल मैंने थोड़ी देर तक तो अपने कमरे में काम किया, लेकिन उसी के साथ साथ पूरे रात कमरे में से कुछ खटखट की आवाज़ें आती रहीं, मानो जैसे कोई चूहा है जो कमरे में घुस गया है। तो वो कभी अलमारी पर चढ़ रहा है, कभी टेबल पे है, जिसकी आवाज़ पूरी रात मेरे कानों में आती रही। जिसके बाद मैंने अपना लैपटॉप रख दिया और अपने फ़ोन चलाना शुरू किया। मैं थोड़ी देर तक अपना फ़ोन चलाता रहा, फिर कुछ अपने फ़ोन में फ़ोटो देखने लगा कि दोस्तों तभी फ़ोटो देखते देखते मैंने अपने फ़ोन का कैमरा खोल लिया। जब मैंने अपने फ़ोन का कैमरा खोला तो मैंने अपने फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन किया। लेकिन दोस्तों, जब मैंने अपना फ्रंट कैमरा ऑन किया, उसमें जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मैंने अपने चेहरे के ठीक बगल में सिर्फ 2 से 3 इंच दूर, इतनी ही दूरी पर एक और चेहरा देखा। वो मेरे चेहरे का 2 गुना था। इतना बड़ा इंसानी चेहरा जिसके मुंह पर काफ़ी सारे छेद थे, उनमें से हड्डियां उसकी चमक रही थी। ठीक वैसा चेहरा जैसे मेरे भाई ने मुझे उस रात बताया था। और वो चेहरा भी मेरे फ़ोन में मुझे देख रहा था। उसकी नज़र भी मेरे फ़ोन के ऊपर थी और वो मुझे देख रहा था। उसके मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी। ये देखते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया। इस चीज़ की पुष्टि करने के लिए जब मैंने अपनी गर्दन उस आदमी की तरफ धीरे धीरे घुमानी शुरू करी तो मैंने देखा कि वो आदमी भी अब अपनी गर्दन घुमाए मेरी ओर देख रहा है और मुझे देख बहुत ही डरावने तरीके से हंस रहा है। दोस्तों, उसके और मेरे मुंह के बीच में सिर्फ इतनी दूरी थी कि मानो बस 2 से 3 उंगलियां ही आ सकती हैं। इतना नज़दीक और इतना भयानक चेहरा, इतना करीब था वो मेरे। कौन था मैं नहीं जानता, लेकिन वो था तो बहुत भयानक। जब उसको मैंने इतने करीब से देखा तो मैंने अपनी गर्दन वापस से आगे की तरफ मोड़ ली। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने मुंह से आवाज़ निकाल कर और लोगों को बुला सकूं। मैं बस चुपचाप अपने कांपते हुए शरीर के साथ बिस्तर पर बैठा रहा।
जब मैंने दोबारा से मुंह अपना आगे कर लिया तो मैंने दोबारा से अपना फ़ोन उठाया, कैमरा खोला और दोबारा से देखने की कोशिश करी कि क्या वो अब भी है। लेकिन अब जब देखा तो वो वहाँ नहीं था। जब वो वहाँ नहीं दिखा तो मैं चुपचाप अपने बिस्तर से उठा, अपने पलंग से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे का गेट बाहर से बंद किया और बाहर हॉल में सोफे पे आके चुपचाप बैठ गया। मैं दहशत में आ चुका था, मैं डर चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं। मेरा कांपता हुआ शरीर, मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ और मैं चुपचाप उस सोफे पे बैठा रहा। थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में से और आवाज़ें आनी भी शुरू हो गई, जैसे मेरे कमरे का सामान उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा जा रहा है। मेरे कमरे में कुछ किया जा रहा है। बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आई जा रही थी। मैं पूरी रात उस सोफे पे बैठा रहा। सुबह हुई तो माँ कमरे से बाहर निकली। मेरी आंखें लाल हो चुकी थी क्योंकि मैं पूरी रात नहीं सोया था और मेरी डर के मारे हालत ख़राब थी। जब माँ ने मेरा ये चेहरा देखा तो पूछने लगी कि क्या हुआ तुझे। मैंने उन्हें सब बताया। मेरी बात सुनने के बाद वो समझ गई कि हो ना उस घर में कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि हम दोनों भाइयों ने उस चीज़ को देख लिया था। जब ये बात पापा को बताई तो उन्हें भी ये बात समझ में आई, लेकिन तब भी वो उस तरीके से नहीं ले रहे थे जिस तरीके से हम दोनों भाइयों ने उस चीज़ों को लिया था। वो समझ तो चुके थे कि हाँ, इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो देखा है, लेकिन वो जिन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते थे इसीलिए उन्हें इन चीज़ों पर अब भी थोड़ा भरोसा नहीं हो रहा था। वो बस मुझसे ये कह रहे थे कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो उस कमरे में आना जाना बंद कर दे, लेकिन बात तो ये थी कि वो चीज़ हमारे घर में मौजूद कैसे है। मम्मी ने इन चीज़ों को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया और वो कहने लगी कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कि आखिरकार ये हो कैसे रहा है। उसी दिन मम्मी ने फिर पास के पंडित जी को बुलाकर घर में एक हवन कराया, एक कथा कराई। सुख शांति के लिए वो हवन कराया गया, इस आस से कि अब उस घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन 2 से 3 दिन उस कथा के बाद बीते तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर से 2-3 दिन बाद वो चीज़ें होनी शुरू हो गई। और एक रात तो ऐसा था कि पूरे घर वालों ने उन चीज़ों को अपनी आंखों और कानों से देखा और सुना। वो कमरा बंद ही रहता था, उस कमरे में अब कोई नहीं जाता था। मैं भी अब उस कमरे में नहीं सोता था। लेकिन एक रात जब सारे अपने कमरे में लेटे सो रहे थे कि अचानक से मेरे कमरे में एक ऐसी आवाज़ आई, मानो जैसे मेरे कमरे की अलमारी पर किसी ने कोई चीज़ उठाकर फेंक दी है। इतनी तेज़ धम्म की आवाज़। वो आवाज़ सुनकर मम्मी, पापा, मैं और मेरा भाई कमरे के बाहर आए। और कमरे के बाहर जब आए तो कमरे के अंदर से कुछ ना कुछ आवाज़ें आई जा रही थी, जैसे कुछ छोटी मोटी चीज़ उठाकर फेंके जा रही हैं। इतनी ही देर में पापा बोल पड़े और उन्होंने बोला कि कौन है कमरे में। तो दोस्तों, अंदर से हम लोगों को जवाब मिला। एक रोती हुई आवाज़ में एक आदमी बोला कि तुम लोगों ने मेरी जगह पर घर कैसे बनाया। उसकी रोती हुई आवाज़ थी और उसने ये जब बोला तो हम सारे लोगों ने पहली बार एक अनजान आदमी की आवाज़ सुनी जो उस कमरे में है। लेकिन उसी बीच अचानक से वो जो उस कमरे के अंदर आदमी मौजूद था वो इतने गुस्से में आया कि उसने न जाने क्या चीज़ उठाकर फेंकी। अपना हाथ उस कमरे के गेट पर अंदर से बहुत ज़ोर से मारा और उसकी आवाज़ बहुत तेज़ी से आई। हमें तो डर था कि कहीं वो गेट टूट ना जाए, क्योंकि वो लकड़ी का गेट था। वो काफ़ी देर तक गुस्से में चीज़ें उठा उठा के फेंक रहा था। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो चाहता क्या है। कि तभी वो फिर से रोती हुई आवाज़ में बोला कि मैं तुम लोगों को अपनी जगह पे रहने नहीं दूंगा, मैं तुम लोगों को यहाँ से भगा दूंगा। वो बस यही कहता रहा। काफ़ी देर तक वो ये सारी हरकतें करता रहा और थोड़ी देर बाद वो चीज़ें शांत हो गई। इस बार हमारे घर के सारे लोगों ने उस चीज़ों को देखा और सुना। इस बार तो पापा भी पूरी तरीके से श्योर थे कि हाँ, कोई ना कोई तो मौजूद है। अगली सुबह जब गली वालों से पता किया गया कि आखिरकार यहाँ पे ऐसा हुआ क्या, तो उनका बताना ये था कि गली के कई सारे लोगों ने आपके इस प्लॉट में, जब पहले आपका घर नहीं बना था, तो यहाँ पे कोने के हिस्से में एक आदमी को बैठा हुआ देखा था। पहले सोचते थे कि शायद कोई गरीब आदमी है, यहाँ पे आके बैठ जाता है, लेकिन कई बार तो लोगों ने उसे ज़मीन के अंदर जाते हुए या फिर हवा में गायब होते हुए भी देखा। जिसके बाद वो लोग समझ गए कि यहाँ पर ये कोई आदमी नहीं बल्कि कोई भूत या फिर कोई आत्मा है। जिसके बाद उस प्लाट में जल्दी से लोग जाते तक नहीं थे।
इसीलिए हम लोगों ने आपको शुरू में मना किया, लेकिन आपने हमारी सुनी नहीं। लेकिन यहाँ पे आखिरकार ये आदमी या फिर ये आत्मा आई कहाँ से? तो लोगों का कहना ये भी था कि काफ़ी समय पहले यहाँ पे एक आदमी को जान से मार कर, मर्डर कर कर यहीं दफना दिया गया था, और उसके बाद से ही उस इंसान की आत्मा यहाँ पे इसी तरह से रहती है। ये बात सुनने के बाद हम सारे परिवार वालों के होश उड़ चुके थे। हमने लोगों से पता किया तो उन्होंने एक पास के तांत्रिक बाबा का पता दिया और हम उनसे बात करी। वो घर पे आए और उन्होंने सारी चीज़ें देखी। तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि उस आत्मा को निकालने के लिए हमें उस आत्मा को शांति देनी होगी, यानी उस आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से मरी है उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, और उसकी आत्मा की शांति के लिए सिर्फ एक ही काम हो सकता है, और वो ये कि उस मरे हुए इंसान के परिवार वालों को यहाँ पे आना होगा और पूजा करनी होगी, तभी कुछ होगा, वरना उस आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जब उस इंसान को नहीं जानते थे तो उस इंसान के परिवार वालों को लोग कैसे जानते होंगे? ये तो नामुमकिन था। हमने पूछा कि कोई और रास्ता, तो उन्होंने बोला कि कोई और रास्ता नहीं है, यही एक रास्ता है उस आत्मा को यहाँ से निकालने का। उन्होंने बाद में कहा कि हम एक काम कर सकते हैं, लेकिन वो काम ज़्यादा कारगर नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं आपके कमरे को बांध दूंगा, लेकिन वो आवाज़ें, वो शोर तो आता रहेगा, लेकिन वो आत्मा इस कमरे से बाहर कभी नहीं आएगी। उन्होंने ठीक वैसा ही किया, लेकिन रोज़ रात को रोने चिल्लाने की आवाज़ें, कमरे में सामान उठा के फेंकने की आवाज़ें, ये पूरी रात आती थी। हम लोग परेशान हो गए थे कि अब हम क्या करें, और आखिरकार हमें वही करना पड़ा जो हम नहीं चाहते थे। हमने आखिरकार वो घर खाली कर दिया। वो मेरे पापा का सपनों का घर था, उन्होंने बड़ी हिम्मत और मेहनत से वो घर बनवाया था, लेकिन हम जो नहीं चाहते थे हमें वो करना पड़ा, क्योंकि हम उस आत्मा के साथ उस घर में नहीं रह सकते थे। थोड़े समय बाद हम दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, और वो हमारा घर फिर ऐसे ही खाली, वीरान, सुनसान पड़ा रहा। दोस्तों, यही थी कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पर नए हैं और ये कहानी मेरे चैनल पर पहली बार सुन रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल कीजिए, क्योंकि मैं ऐसी कहानियाँ आप लोगों के लिए जल्द और लाऊंगा। फिर मुलाकात होगी एक और नई हॉरर स्टोरी के साथ में। नमस्कार।